स्टार्टिंग में ये नहीं था कि गिर पे ही करना चाहिए, ये था कि अपने मतलब इंडियन ब्रीड होनी चाहिए। न्यूजीलैंड से किया एमबीए, अब भारत में कर रहे हैं कमाल। मैं एमबीए करने गया था वहाँ पे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 9 और 10 ईयर के करीब रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे खुद का बिजनेस भी है जो रनिंग में है। 10 साल न्यूजीलैंड में झंडे गाड़े, अब राजस्थान में खोली गिर गायों की डेयरी। न्यूजीलैंड तो गढ़ है A2 का। गढ़ है, मिल्किंग का गढ़ है, मिल्किंग मतलब का हाँ। गढ़। हाँ। तो वहीं से शुरुआत लगा लो आपकी, A1 A2 क्या होता है, तो वहीं से वहीं ही से पता शुरू लगा। हुआ। हाँ, वहीं से ही हुआ है। न्यूजीलैंड रिटर्न नरेश यादव से मिलकर जानेंगे हर एक बात। जब मैं आया था तो आप दूध निकाल रहे थे। हाँ हाँ, तो क्या ये सब कुछ यहाँ के सीखा है या यहीं क्या? पे ही अच्छा, यहीं पे ही सीखा है, पहले से कुछ नहीं पता था। पहले से कुछ। हाँ। तो देखिए एमबीए किए हुए जनाब हैं, न्यूजीलैंड से रिटर्न है। माटी इंडिया आज जा रहा है राजस्थान के अलवर। जी हां, वही अलवर जहां से गुजरती है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली। इसी अलवर जिले में है तिजारा। खेत खलिहानों से होते हुए माटी इंडिया तिजारा की ओर बढ़ा। दिल्ली से करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए तिजारा के बडवाली गांव। यहां पूछताछ करने के बाद हमें मिला गिर गायों का फार्म मीडो। जैसे ही माटी इंडिया की टीम फार्म के अंदर पहुंची तो देखा नरेश जी गिर गाय का दूध निकाल रहे हैं। हमने थोड़ा इंतजार किया और उनसे गिर गाय और डेयरी सेक्टर पर बात शुरू की। ये प्रेरणादायक बातचीत सुनाएं उससे पहले आपसे कहूंगा, माटी इंडिया के इस एपिसोड को अंत तक देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आप माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे नए नए एपिसोड्स के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो अब शुरू हो रही है आज की खास मुलाकात। आपके चर्चे सुने थे तो अच्छा। मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर मिलूं और लोगों को एक प्रेरणादायक स्टोरी के बारे में बताऊं। तो कैसे आपने शुरुआत की कि आपको गिर पे ही करना चाहिए? देखो, स्टार्टिंग में ये नहीं था कि गिर पे ही करना चाहिए, ये था कि अपने मतलब इंडियन ब्रीड होनी चाहिए। तो अधिकतर क्या है कि मोस्टली ब्रीड जो है मिक्स हो चुकी है, और फिर मिल्किंग में भी गिर का कैपेबिलिटी सबसे बढ़िया है। गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, तो जो इजी अवेलेबल है वो गिर और साहिवाल है। तो फिर मैंने गिर से ही मतलब शुरुआत करने की सोची। अच्छा, तो कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को तकरीबन हो गए होंगे 2 साल कंप्लीट होने को है। अच्छा, तो हमने तो सुना कि आप कहीं विदेश से आए हैं। हाँ। तो क्या विदेश का आपका क्या टाइम रहा, क्यों रह गए आप विदेश और फिर क्यों लौटे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जनरली मैं स्टडीज़ के लिए गया था, मैं एमबीए करने गया था वहाँ पे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 9 और 10 ईयर के करीब रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे खुद का बिजनेस भी है जो रनिंग में है पार्टनरशिप के अंदर। आने का था कि वहाँ सेटल डाउन तो होना नहीं था पहले से भी, तो आने का तो पहले से ही था कि वापस आना है। फिर वहाँ पे भी A2 के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च वगैरह हो रही है। A2 मिल्क के न्यूजीलैंड तो लिए गढ़ है A2 का। गढ़ है, मिल्किंग का गढ़ है, मिल्किंग का मतलब गढ़। हाँ। हाँ। तो वहीं से शुरुआत लगा लो आपकी, A1 A2 क्या होता है, तो वहीं से वहीं ही से पता शुरू लगा। हुआ। हाँ, वहीं से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे। हाँ। जैसे न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट इंडिया में आके गए थे, उन्होंने रिसर्च की थी और फिर वो पब्लिश की थी। तो उसी से ही मेरे को ही मालूम हुआ है कि क्या A1 और A2 में क्या डिफरेंस है। अच्छा। दरअसल कुछ साल पहले न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और रिसर्चर कीथ वुडफोर्ड ने A1 और A2 मिल्क पर रिसर्च की और एक किताब लिखी जिसका नाम है डेविल इन द मिल्क। इस किताब में लिखी बातों ने पूरी दुनिया में जर्सी और HF गायों से उत्पन्न A1 प्रोटीन वाले दूध की पोल खोलकर रख दी। खैर, ये अलग विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी नरेश जी से और बातें जानते हैं। तो आपने यहाँ के डेयरी पर ही क्यों फोकस किया? आपने फिर एमबीए जैसे अपने फील्ड में काम क्यों नहीं किया? अपनी फील्ड में था, बट एक क्या लोग जैसे हम यहाँ पे आए, हाँ। तो जो बच्चा है उसको थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी डाइजेशन वगैरह के लिए, मिल्किंग इशू। अच्छा। तो काफ़ी ट्राई किया कि देसी गाय का मिल जाए, हाँ, हाँ। तो नहीं मिला, अवेलेबल था नहीं।
या तो कोई मतलब मिक्स ब्रीड है या फिर वैसे, तो फिर वही से कि सबकी नीड है, मतलब देखो लोग इस चीज़ के लिए चाहिए देसी गाय का, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, तो फिर इसी पे ही फोकस मतलब हो गया वहीं से कि यही करते हैं। अच्छा, हाँ तो आप मुझे ज़रा दिखाइए ना हाँ आपके जी, साथ हाँ जी। क्या आपका रिकॉर्ड रहा है गायों का, कहाँ से आपने शुरू किया? हमने 2 गायों से स्टार्ट किया था। अच्छा, 2 गायें। हाँ जी। तो कहाँ से गायें लेके आए थे आप? ये कुछ गुजरात से है, बाकी अजमेर से। अजमेर से। ये अभी आप मैं देख रहा हूँ कुछ आपका हाँ हाँ, दाना है? ये दाना है, दाना तो क्या वगैरह। दाने में क्या-क्या खिलाते हैं? दाने के अंदर गेहूँ है, और फिर मक्का, हुँ, और बाजरी, हुँ, बाजरी होती है। खल 2 टाइप की सरसों खल होती है, हुँ, एक बिनौला खल बोलते हैं, हुँ। वो है, और फिर मिनरल मिक्सचर है इसके अंदर, तो सब मेथी सब है, सब अलग-अलग चीज़ें? सब। हाँ, मतलब ये मिक्स करके और फिर देते हैं, अच्छा, इन मतलब सबको एक साथ मिक्स एक कर साथ देते मिक्स हो जाता है। हैं। अच्छा, तो आपके जैसे हम इन्हीं से शुरू करते हैं, ये कहाँ ये कहीं पर है बिगी हाँ हाँ, ये अभी बछिया है। बची है? हाँ, अच्छा, तो ये अजमेर से आई हैं? ये अजमेर से। अच्छा, तो कितना आपकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है गायों की? मेरे जो पास जो गाय है सबकी मिल्क कैपेसिटी 15 प्लस है। 15 प्लस। हाँ जी। तो और हर साल हीट में जैसे हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई कोई इशू दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कैसे आप इनका कैसे कर रहे हैं इनका आगे का नेचुरल। सीमन नेचुरल हाँ, ब्रीडिंग? नेचुरल हमारा खुद का जो बुल है उसी से ही ब्रीड करवा अच्छा, रहे वो हैं। वहाँ हाँ दिख रहा है। हाँ जी। तो टोटल कितनी आपके पास गायें हैं? अभी तकरीबन है 12 के करीब है। 12 की। हाँ जी, अच्छा, तो ये आपका यहीं का आप यहाँ यहीं के, हाँ, हमारे बुल का ही है ये बछिया। अच्छा, हाँ, ये अभी 25 डेज़ की है। अच्छा 25। 25 दिन की सिर्फ। हाँ देखिए 25 दिन की कदकाठी पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको कदकाठी अच्छी आपको नजर आएगी, क्योंकि जो बुल है इनके पिता हैं उसकी हाइट मैं देख रहा हूँ काफ़ी है। तो बुल कहाँ से था आपका वैसे? बुल गुजरात से, गोंडल से। गोंडल से। तो उसका क्या रिकॉर्ड रहा है? बुल की माँ का रिकॉर्ड है 20, मतलब 18 प्लस है, तो 20 करीब है। 20। हाँ, अच्छा, माँ का फादर की तरफ का भी जानकारी? फादर की इतनी नहीं है, बाकी मदर की तो थी। फादर की नहीं थी। ये गुजरात से आई है क्या? हाँ, ये गुजरात से है, ये भी गुजरात से है, और एक वहाँ जो लास्ट में ना, हाँ, कॉर्नर में। वहाँ कॉर्नर में कपिला नाम है इसका, हाँ। वो गुजरात से है। अच्छा, तो आप तो मैंने देखा कि आप जब मैं आया था तो आप दूध निकाल रहे थे, हाँ हाँ, तो क्या ये सब कुछ यहाँ के सीखा है या यहीं पे ही अच्छा, यहीं पे ही सीखा है, पहले से कुछ नहीं पता था। पहले से कुछ नहीं। हाँ तो देखिए एमबीए किए हुए जनाब हैं, न्यूजीलैंड से रिटर्न हैं, 8-9 साल वहाँ रहे हैं और अभी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बताता है कि हाँ हमारे डेयरी सेक्टर में कितना स्कोप है, गौपालन में कितना स्कोप है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके पास बफेलो भी बफेलो है, भी है। भैंसे भी हैं। हाँ। तो भैंसे क्योंकि हरियाणा के कल्चर में शामिल है इसलिए? अब देखो यहाँ पे क्या है कि बफेलो की जो मिल्क की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है अच्छा। एज़ कम्पेयर टू काऊ। हम्म, बट हमने इसलिए रखी है कि जैसे जहाँ काऊ का मिल्क जाता है तो क्या दही नहीं जमा पाते या कुछ इशू रहता है दही जमाने में जैसे, तो वो बफेलो मिल्क की भी डिमांड करते हैं, तो उस पर्पज़ से रखी हुई है। अच्छा, तो आपका दूध कहाँ कहाँ यहाँ जाता है और कितने हमारा रुपए किलो जाता है? भिवाड़ी के अंदर जा रहा है अभी 80 रुपीज़ पर लीटर के। 80 रुपये पर लीटर। हाँ, तो सुबह जाता है शाम को जाता है? मॉर्निंग में डिलीवरी हमारी भिवाड़ी की, हाँ। और इवनिंग के अंदर लोकल में है, अच्छा, और जो बाकी बचता है उसका घी है। तो लोग ले लेते हैं 80 रुपये लोकल में? नहीं, यहाँ लोकल में 80 रुपीज़ नहीं है, यहाँ हमने 70 रुपीज़ पर लीटर का रखा है। हाँ, क्योंकि लोकल में तो लोग हाँ हाँ, लोकल में गाय का दूध 70 रुपये दे रहे हैं, बड़ा डरते हैं कि भाई डरते हैं। गाय का दूध 70 रुपये यहाँ देंगे। तो जो भैंस का है जो उसी का ही यहाँ पे 60 रुपीज़ है, हाँ, तो गाय का 70 रुपीज़ तो काफ़ी टफ है यहाँ पे सेल आउट करना। तो और क्या आप इसके अलावा आप क्या घी बेचते हैं? हाँ, घी बेचते हैं। घी क्या रुपये किलो? घी हमारा है 2200 रुपीज़ पर लीटर। गिर गाय का। हाँ, गिर गाय का। और भैंस का अलग? भैंस का 1000 है। भैंस का उनको देखिए फ़र्क देखिए। एक ज़माने में भैंस का घी के लिए लोग कहते थे कि भैंस का घी खाइए, महंगा होता है। महंगा होता था। अब जो है गिर के घी की डिमांड ज़्यादा है, हाँ, तो वो 2200 रुपये किलो। तो वो बिक जाता है हाथ या बहुत पहले से ही बुकिंग चलती है हमारी तो। आउट ऑफ स्टॉक हाँ, हो आउट जाता ऑफ है? स्टॉक रहता है। और चारे में और क्या क्या खिलाते हैं आप? चारे के अंदर ग्रीन फोडर है जो टोटली ऑर्गेनिक है, अच्छा, टोटली ऑर्गेनिक। टोटली ऑर्गेनिक है, और यहीं पे ये हमारे फार्म का है। यहाँ पे पीछे खेत है, इसमें भी अभी करेंगे, एक उधर है। तो वहाँ पे टोटल कितना आपके पास ज़मीन है, कितने पे आप ये कर रहे हैं? जो फार्मिंग के लिए है वो तकरीबन आप लगा लो 2 एकड़ के अंदर है। 2 एकड़ के अंदर। हाँ, ये है, प्लस हमारी थोड़ी ज़मीन वहाँ है जहाँ ग्रीन फोडर हो रहा है। तो मैं एक बार उधर से थोड़ा सा हाँ बुल जी, देखते हैं, हाँ। आपका बुल हाँ। कैसा है? तो गोबर का आप क्या करते हैं?
इसमें तो जैसे गौमूत्र स्टॉक होता है हमारा। अच्छा, फिर ये कहाँ जाता है गौमूत्र? गौमूत्र वही अभी ड्रम में जैसे पंच अमृत बोलते हैं ना, हाँ। वो बनाते हैं। अच्छा। तो ऑर्गेनिक के लिए जैसे ग्रीन फॉडर है, हम्म, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं सारा। हम्म। और गोबर। तो ये आपका नंदी है। हाँ जी, ये नंदी है हमारा। तो कैसा इसका एग्रेसिव है, शांत नहीं है? नहीं, बिल्कुल शांत है। अच्छा, गजराज नाम है तो इसका। नज़दीक जाते हैं फिर, अगर हाँ, शांत है तो बिल्कुल नज़दीक शांत से है, कोई देखते हैं दिक्कत नहीं। फीचर। ये पानी के लिए खुद ही आके पी लेती होंगी? हाँ, ये थोड़ा भी साफ नहीं है अभी, कोई बात नहीं। तो लाइट का इशू चल रहा है ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए, करीब 10-12 गायों में आपने एक नंदी रखा है। ये अच्छा आपका विषय है कि आपने नंदी रखा है, वरना लोग सीमन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ नहीं, वो तो है। क्या नाम रखा है आपने इसका? गजराज। गजराज। बिल्कुल हाइट शांत काफ़ी अच्छी है, देखिए। हाँ, वैसे गिर के बड़े एग्रेसिव भी देखे हैं मैंने। एग्रेसिव भी होते हैं, हम्म। लेकिन बिल्कुल शांत है ये। माँ का रिकॉर्ड 18 प्लस है। 18+। और कद काठी भाई साहब देखेंगे तो बिल्कुल जो आप गिर का फीचर होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से ये नाप होती है, पूरा आपका गलकम्बल जाता है। नीचे टेस्टिकल्स तक। अच्छे हैं बिल्कुल। बैक भी अच्छा है, यूँ उठा हुआ, फिर नीचे जाके फिर उठा हुआ हम तक, बहुत सुंदर। तो अभी आप आगे की क्या योजना है? अभी हम जैसे फिलहाल क्या है कि मिल्क के हिसाब से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं काऊ, बट मेरा क्या है कि जैसे मोस्टली मैं मिल्किंग वाली काउज रखता हूँ, क्योंकि देखो डेयरी में एक बिजनेस ही है। बिजनेस है। उसको प्रॉफिट बनाने के लिए आप ड्राई काउ ज़्यादा रख नहीं सकते हो। सर्कुलेशन बना रहे तो फिर हम परचेज करते रहते हैं, सेल आउट भी करते रहते हैं। तो अभी मेरे पास सारी मिल्किंग की है। अब आप ये लगा लीजिए, तकरीबन जो काऊ का है मेरे पास अराउंड 120 लीटर के करीब पर डे का प्रोडक्शन है काऊ खाली काऊ से। हाँ, मेरे पास खाली जो है 10-11 के करीब मिल्किंग है और सारे 15+ है। 10 से 11 के करीब मिल्किंग है और सारे 120 से 15 बहुत अच्छा हाँ। रिकॉर्ड है। और इतना अगर आप ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि 120 है तो फिर आपको पूरे साल आपको इतना हाँ, चाहिए। चाहिए। अच्छा, तो ये तो आपको आगे गायें लेके करनी पड़ती होंगी। करनी पड़ती है। फिर हमने क्या कि आसपास जो फार्मर्स हैं उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा। तो जैसे मेरा फार्म है, हाँ। तो मैं उनको मतलब इसी तरह का सेटअप करके प्रोवाइड करके मतलब उनको करवाऊंगा। अच्छा, आगे का ये प्लान तो है। हाँ, मतलब आपस में जोड़ना है। फिर जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हम्म, ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स वगैरह कर रहे हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल जोड़ा भी हमने। अच्छा, तो फिर आप यहाँ से सब्जियाँ सब कुछ हाँ, आप सब कुछ है हमारी जो सप्लाई में, जो कस्टमर जैसे डिमांड करता है। हम्म। तो टोटल वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मतलब अवेलेबल है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम जॉइंट फैमिली है। हाँ। पेरेंट्स हैं, मैं, मेरा छोटा भाई है हम्म, और मिसेज है मेरी और उनकी मिसेज और बच्चे हैं। बच्चे। तो मैं देख रहा हूँ आपने शेड पे बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके, नहीं, बिल्कुल तो लिमिटेड है। लिमिटेड है। हाँ, तो यहाँ कितने में आपने शेड का निर्माण किया? क्या सोच के सोचा कि भाई आपको ऐसा ही शेड बनाना है? नहीं, खर्चा पहले ये ऐसे नहीं था, ये धीरे धीरे मतलब किया है। पहले खाली यहाँ तक था ये शेड, अच्छा। ये जो देख रहे हो आप, हाँ हाँ। ये लेवल तक था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर ये क्या, जैसे बारिश आती है, आंधी आती है, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या हवा चलती रहती है हाँ। और बारिश अंदर तक आ रही थी, तो उस वजह से फिर ये स्ट्रक्चर वैसे किया है कि अंदर तक ना आ जाए। तो लेकिन फिर आप गायें बढ़ाएंगे तो फिर ये कम बढ़ जाएगा। हाँ, ये कम पड़ेगा। तो अभी यहाँ सेट बनाएंगे इसके, यहाँ पे आगे जो देख रहे हैं ना वो सेट है, इसको और थोड़ा इस तरफ करेंगे, तो आगे की तरफ और करेंगे सेट। फिर मैंने वो मतलब क्या है कि जैसे जो कैपेसिटी है फार्म की वो तकरीबन 25-30 के करीब ही रखूँगा। हाँ। और क्योंकि जैसे और फार्मर को जोड़ रहे हैं तो उनके पास भी रखेंगे, तो क्या उधर से भी मिल्क आएगा, सारा मिल्क, तो वैसे करेंगे। क्योंकि फिर वो जब ड्राई पीरियड में जाएंगे तो ड्राई आपका पीरियड, वहाँ मैनेज हो हाँ। जाएगा। अच्छा, मीडोज आपने नाम क्यों रखा? मेडोज क्या है, ग्रीन से रिलेटेड है, ग्रीनरी। हाँ, तो उसी से ही है कि मतलब हरा हो, बिल्कुल ग्रीन फॉडर सब कुछ अवेलेबल हो, तो उस वजह से मेडोज रखा है कि काऊ के लिए बिल्कुल ग्रीनरी अवेलेबल है। क्योंकि काउस को क्या हरा चारा सबसे ज़्यादा पसंद है, ग्रीन फॉडर सबसे ज़्यादा पसंद करती है, तो उस वजह से। तो ये आज बहुत अच्छी जानकारी थी और हमें उम्मीद है कि यादव साहब एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे बहुत से लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, गौपालकों के लिए, कि इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, बस उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड से लौटा एक नौजवान अगर डेयरी सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है तो आम युवा क्यों नहीं। तो माटी इंडिया के इस एपिसोड में इतना ही।
जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। जाते जाते माटी इंडिया आपसे कहना चाहेगा, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब अपने भाई रोहित बिष्ट को इजाजत दें। जय गौ माता।